विपक्ष प्रजा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी खबर कितनी महत्वपूर्ण आज दिन भर रही। लेकिन आइए सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जिसके मायने आज के इस बुलेटिन में आधे घंटे के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं। बात सबसे पहले आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुपौली सीट पर वोट के गुणागणित को आपको समझाएंगे। देखिए, रुपौली सीट पर कल उपचुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है, तो क्या है गुणागणित वो समझाएंगे। मनीष वर्मा से जेडीयू को कितना फायदा मिलेगा इसके मायने समझाएंगे क्योंकि आज वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। ट्रांसजेंडर के दारोगा बनने के मायने आपको समझाएंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट को भी हम आपको समझाएंगे। रिपोर्ट आ चुकी है, क्या है उस रिपोर्ट के मायने बताएंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी जो रूस के दौरे पर गए, उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है, उसके क्या मायने हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे रुपौली विधानसभा उपचुनाव की। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रुपौली की सीट जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है इस पर सबकी नजर है। बुधवार को बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग है। वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा से लेकर मतदान तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो लोगों का रूट मार्चेस और एलआरपी शुरू हो गए हैं। फुट पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी है और खास करके जो इलाका ट्रबल्ड है। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव भर नहीं है। भले ही रुपौली से एनडीए की ओर से कलाधर मंडल और इंडिया अलायंस से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हों, लेकिन ये चुनाव सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से आई बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बेटिकट करा दिया था। लेकिन बीमा भारती लोकसभा का चुनाव तो हारी ही, जमानत तक बचा नहीं पाई। अब जबकि बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अपनी पुरानी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो इंडिया अलायंस की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक ने चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा दिया है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए भी बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार ने 2010 से लेकर 2020 तक बीमा भारती को 3 बार जेडीयू से चुनाव लड़वाया, मंत्री तक बनाया, लेकिन सांसद बनने के चक्कर में बीमा भारती नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी में चली गई। इसका मलाल नीतीश कुमार को अब तक है। हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। अब रुपौली की जनता बीमा भारती पर भरोसा करती है या फिर नीतीश कुमार के उम्मीदवार कलाधर मंडल पर, ये 13 जुलाई को पता चलेगा जब वोटों की गिनती पूरी होगी। फिलहाल सबको बुधवार को होने वाली वोटिंग का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप रुपौली के रण को सबसे पहले समझिए। रुपौली सीट पर वोट के गुणागणित को हम आपको समझाते हैं। रुपौली की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल मतदाता जो हैं वो 3,13,664 है। इनमें अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें, यानी जो पुरुष वोटर हैं उनकी संख्या 1,61,712 है। महिला वोटर की बात कर लेते हैं, उनकी संख्या 1,51,936 है, जबकि उपचुनाव में ट्रांसजेंडर वोटर 16 की संख्या में है, जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। रुपौली पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है
और विधानसभा क्षेत्र में रुपौली, भवानीपुर और बड़हरा कोठी प्रखंड जो है वो शामिल है। रुपौली में गंगोता जाति बहुल सीट ये है और यहां पर 25% आबादी जो है वो गंगोता जाति की है, जो कि निर्णायक भूमिका में होते हैं। वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी वोट भी रुपौली विधानसभा में काफी अहम माना जाता है। अब आप रुपौली के सियासी रण को समझिए, क्योंकि रुपौली की जो सीट है उसमें जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। आरजेडी की बीमा भारती हैं तो जेडीयू के कलाधर मंडल सामने है। रुपौली में गंगोता जाति की सबसे ज्यादा आबादी है, जैसा हमने आपको बताया कि 25% आबादी है, तो बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों ही गंगोता जाति से ही आते हैं। अब महागठबंधन और एनडीए की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। हालांकि बीमा भारती को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी साथ मिला हुआ है। वैसे लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और जो बीमा भारती हैं वो आमने सामने थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव की मदद से बीमा भारती को फायदा होगा? क्या पप्पू यादव इस पर कुछ असर भी डाल पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में रुपौली विधानसभा से पप्पू यादव जेडीयू उम्मीदवार से करीब 25,000 से भी ज्यादा मतों से पीछे थे। जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को उस वक्त 97,469 मत मिला था और पप्पू यादव को 72,795 वोट मिले थे। यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली में जेडीयू के संतोष कुशवाहा पप्पू यादव पर भारी थे। तो ऐसे में पप्पू यादव के साथ आने से भी बीमा भारती को बहुत ज्यादा फायदा मिलने या दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें जो है उतना वोट या फिर पप्पू यादव का जो असर है वो होता हुआ नजर आएगा। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। ओडिशा कैडर के रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हो गई। जेडीयू ऑफिस में मनीष वर्मा ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में मनीष वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनीष वर्मा ने कहा है कि ईश्वर ने जो भी उन्हें क्षमता दी है उसे वो जेडीयू के विकास में लगा देंगे। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा मंगलवार को ऑफिशियली जेडीयू के सदस्य बन गए। मनीष वर्मा ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू का सदस्य बनने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि ईश्वर ने जो भी क्षमता दी है उसे जेडीयू के विकास में लगाऊंगा और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा भी। मैं अपना योगदान देकर के यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा उनके काफी खास माने जाते हैं। मनीष वर्मा 2000 बैच के एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ओडिशा में 12 साल तक काम करने के बाद वो साल 2012 में 5 साल के लिए डेपुटेशन पर बिहार आए। इस दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, यहां तक कि पटना के साथ साथ पूर्णिया के भी डीएम रहे। जब वापस ओडिशा जाने की बात हुई तो मनीष वर्मा ने वीआरएस ले लिया। नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि वीआरएस लेते ही मनीष कुमार वर्मा को बिहार सरकार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत कर दिया गया और बाद में मुख्यमंत्री का अतिरिक्त परामर्शी भी नियुक्त किया गया। एक बात तो समझने वाली है, जब से आरसीपी सिंह गए, वह भी नीतीश कुमार के स्वजातीय थे और उत्तर प्रदेश कैडर के वह आईएएस हुआ करते थे। उनके जाने के बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि कौन व्यक्ति जो ऐसा होगा जो नीतीश कुमार की जो लीगेसी है उसको संभाल सकेगा। मनीष वर्मा भले ही अब तक राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाते नहीं दिखे हों, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कई मौकों पर उन्हें देखा जाता रहा है। खासकर नालंदा में जब भी नीतीश कुमार जाते हैं, मनीष वर्मा उनके साथ दिखते हैं। मनीष वर्मा की जेडीयू में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में
आने वाला जो चुनाव है उसमें आने वाले दिनों में मनीष वर्मा की राजनीतिक अहमियत कितनी बढ़ती है, नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए आगे उनकी क्या भूमिका रहती है, इसको लेकर कई तरह की कयासबाजी भी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें संगठन में जगह देते हैं या फिर आने वाले समय में चुनावी मैदान में उतारते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको समझाते हैं मनीष वर्मा से जेडीयू को कितना फायदा मिल सकता है। मनीष वर्मा एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। मनीष वर्मा के पास प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं। यही नहीं, मनीष वर्मा सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के ही रहने वाले हैं और इसके साथ ही मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार की जाति यानी कि कुर्मी जाति से ही आते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ दिनों तक पहले तक आरसीपी सिंह जेडीयू को संभालते थे। आपको याद होगा आरसीपी सिंह का भी नालंदा से ही संबंध है और वो भी नीतीश कुमार के ही जाति के थे। आरसीपी सिंह के अलग होने के बाद नीतीश कुमार को एक विश्वस्त व्यक्ति की तलाश थी, क्योंकि मनीष वर्मा काफी दिनों से नीतीश कुमार के परामर्शी के तौर पर भी काम करते रहे। तो ऐसे में मनीष वर्मा पर नीतीश कुमार का भरोसा है और नीतीश कुमार उन पर भरोसा कर सकते हैं और मनीष की वजह से जेडीयू को आने वाले दिनों में फायदा भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। उन्होंने भी कहा कि जितनी भी उन्हें क्षमता है, जो बुद्धि है, वो जेडीयू के विकास में वो लगा देंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। 1275 अभ्यर्थी पास हो गए। इसमें 450 महिला अभ्यर्थी दारोगा बनी हैं, तो वहीं बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। ये है भागलपुर की मधु ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर को समाज में किस दौर से गुजरना पड़ता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि बिहार में पहली बार जो 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं, उनमें एक मधु भी है। साल 2022 में मधु भागलपुर से पटना आई थी कुछ अलग करने के लिए। तब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और कई तरह के सवाल थे, लेकिन अपने संघर्ष के बल पर मधु ने हालात को बदल दिया और दारोगा के पद पर चयनित हुई। ये समाज ने एहसास करा और इसी एहसास की वजह से मैं ठान ली थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इन लोग बोले कि ठीक है, आई एम फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, लेकिन आई एम डिफरेंट, मैं उनसे थोड़ा अलग, मैं बिलोंग करती हूँ उससे। मधु के पिता नहीं है, लेकिन माँ के साहस के बल पर दिन रात मेहनत कर मधु आज बिहार पुलिस की महत्वपूर्ण सदस्य बनी। मधु की इस सफलता में खास योगदान देने वाले गुरु रहमान मधु के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मैंने इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, अभी तो इन लोगों ने हमारे साथ एहसान किया है, क्योंकि भारत केरला में एक सिपाही थी ट्रांसजेंडर, लेकिन बिहार में अब पूरे भारत में कहीं भी कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित नहीं हुआ था। मधु इकलौती नहीं है, इस बार बिहार में 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने। आपको ये बताएं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। 1275 अभ्यर्थियों को दारोगा पद पर सफलता मिली है। 450 महिला अभ्यर्थी दारोगा बनी है। साथ में 3 ट्रांसजेंडर ने दारोगा के पद पर चयन होकर इतिहास रच दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप ट्रांसजेंडर के दारोगा बनने के मायने को समझिए। ट्रांसजेंडर के प्रति जनरली जो समाज है उसका नजरिया थोड़ा अलग है। लोग यही समझते हैं कि ट्रांसजेंडर बस मांगने खाने वाले ही हो सकते हैं। समाज आसानी से इन लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, लेकिन बिहार में 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं और इन तीनों की कामयाबी से औरों को भी आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। जो और भी ट्रांसजेंडर हैं, जो हर रोज 2-4 होते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का हौसला मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। यूपी का हाथरस भगदड़ कांड तो आपको याद ही होगा। अब आपको बताते हैं कि हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ सामने आया है और क्या एक्शन हुआ है। हाथरस हादसे में 2 सदस्यीय एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद
अब सबकी निगाह न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिक गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग को भी दे दी गई है। हाथरस हादसे में एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हाथरस हादसे को लेकर 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं किया गया है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे की मुख्य वजह आयोजकों की लापरवाही बताई है। निचले स्तर के प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की अनदेखी से हुआ हादसा। एसआईटी की रिपोर्ट पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे हादसे को लेकर बाबा की भूमिका पर कुछ क्यों नहीं कहा गया। बाबा नारायण साकार हरि को आखिर क्लीन चिट कैसे मिल गई? जिले के सीनियर अफसरों को लगभग क्लीन चिट कैसे दे दी गई? ग्राउंड लेवल अफसरों ने सीनियर अफसरों को जानकारी क्यों नहीं दी? हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इस मामले में जो जरूरी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस हादसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। डीएम और एसपी से 81 पॉइंट पर रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन हाथरस को ईमेल करके ये जानकारी मांगी है। एसआईटी की टीम की जो रिपोर्ट है उसमें साजिश की बात भी कही गई है, यानी कि इस घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज है। अब कौन लोग उस साजिश में शामिल थे इसकी भी पड़ताल अब कराई जाएगी और जाहिर सी बात है इसमें तमाम लोगों की गर्दनें और फंसनी तय मानी जा रही हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और बात अगली खबर की। पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। इसके लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये सम्मान भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। और आपको बता दें कि इजिप्ट दौरे के दौरान पीएम मोदी को वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया था। मोदी इस सम्मान से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पीएम हैं। दरअसल पीएम मोदी को बीते 9 साल में 13 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब तक मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया था। भूटान नरेश ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलोपो से पीएम को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुस्लिम देश बहरीन ने अपने सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। उन्हें ये अवार्ड दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में योगदान के लिए दिया गया। रूस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुका है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं वापस।